A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in previous class we have already discussed the types of the graph. Okay. So in today's class we are going to start the types of the frequency curve. So there are different types of the frequency curve. So in today's class we are going to start with the types of the frequency curve. So देर आर मैनी शेप्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व की जो फ्रीक्वेंसी कर्व्स होते हैं में बहुत सारे शेप्स हैं. दी शेप्स इंडिकेट द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी. ये जो शेप होते हैं डिफरेंट कर्व्स के वो क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द फ्रीक्वेंसीज कि कैसी फ्रीक्वेंसी है. कोई भी हम वैल्यूज़ ले रहे हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं ऑफ द गिवन सेट्स ऑफ डेटा. जो भी डेटा लिए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है. तो ये जो कर्व होगा कि कर्व किस शेप पे होगा ये उसी के थ्रू पता चलता है. सो सम इम्पॉर्टेंट शेप्स आर, कुछ इम्पॉर्टेंट शेप है. तो उसमें सबसे पहला है आपका नॉर्मल कर्व, नॉर्मल कर्व और सिमेट्रिकल. कर्व. ओके. सो क्या कह रहा है ये कर्व ऐसे ही होता है आपको. बेल शेप्ड कर्व. ठीक है. फ्रीक्वेंसी एंड वैल्यूज. ठीक है. फ्रीक्वेंसी एंड द वैल्यूज. So in these curve, highest frequency is at the top center. कि कोई भी इस कर्व में क्या होता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो कहाँ होता है? एकदम टॉप पे, इस टॉप पे होता है. सो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज एट द यूनिफॉर्म रेट फ्रॉम दिस सेंटर. और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिक्रीज करती है फ्रॉम टॉप ऑफ द कर्व, बट जो डिक्रीज करती है वो यूनिफॉर्म रेट होता है. मतलब वो रेट क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है. फिर ये नहीं कि यहाँ से कुछ थोड़ा फिर चेंज हो जाए वैल्यूज़, नहीं. वो रेट क्या होगा इसका डिक्लाइन करने का, डिमिनिश करने का, वो रेट क्या होगा? हमेशा ही यूनिफॉर्म होगा. सो फ्रीक्वेंसी हैव द टेंडेंसी टू राइज. फ्रीक्वेंसी की क्या होती है? टेंडेंसी होती है कि राइज, फॉलोड बाय द टेंडेंसी टू स्टेबलाइज. कि वो किसके थ्रू फॉलो करता है? बाय द टेंडेंसी टू स्टेबलाइज एंड फाइनली हैव द टेंडेंसी टू फॉल. पहले क्या होता है कि ये पहले इंक्रीज करती है. देखिए अगर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो ये इंक्रीज करती है, फिर जाके क्या होता है? ये एकदम टॉप पे आके स्टेबल होती है. स्टेबल होने के बाद एंड देन इट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन. ये क्या करती है? फिर डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देती है. ठीक है. फिर दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट अ लाइन विच डिवाइड द कर्व इनटू टू इक्वल पार्ट्स. ठीक है. ये जो कर्व होता है वो सिमेट्रिकल होता है, जिसमें ये क्या करता है? टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है. जैसे ये जो कर्व है आपका नॉर्मल कर्व बोलते हैं इसको. नॉर्मल कर्व क्या है? ये क्या करता है? ये इक्वल सिमेट्रिकल होता है. जो सिमेट्री होती है वो इक्वल, तो इसको टू इक्वल पार्ट्स में क्या करता है? डिवाइड करता है. सो बिकॉज ऑफ दिस सिमेट्री, ये क्या है? ये सिमेट्री है, सेम है. ये जो फॉल कर रहा है वो क्या है? इसका सेम है हर टाइम पे. तो दीज कर्व आर ऑल्सो कॉल्ड दी बेल शेप्ड कर्व. इसलिए इस कर्व को क्या बोलते हैं? बेल शेप्ड भी कर्व. देखिए ये बेल है, ऐसे बेल होती है ना, तो ये बेल शेप्ड कर्व भी इसको हम लोग बोलते हैं. तो ये आपका क्या हो गया? नॉर्मल कर्व और दी सिमेट्रिकल कर्व. नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव स्क्यूड कर्व. पॉजिटिव स्क्यूड कर्व. ओके. सो इट इज दिस एसिमेट्रिकल. जैसे अभी हम लोगों ने नॉर्मल कर्व पढ़ा, वो क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है. सिमेट्रिकल मीन्स सेम होता है. बट ये कर्व क्या होता है? वो एसिमेट्रिकल होता है, वो सिमेट्रिकल नहीं होता है. विच मीन्स द फ्रीक्वेंसी डू नॉट इंक्रीज एट द यूनिफॉर्म
रेट। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है वो आपकी सेम रेट पे इंक्रीज नहीं कर रही है। इसलिए क्या है, जैसे वो नॉर्मल क्या होता है, वो सिमेट्रिकल होता है, क्योंकि उसमें जो भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है वो यूनिफॉर्म रेट पे ही इंक्रीज और फॉल कर रही है। बट इसमें क्या होता है, ये एसिमेट्रिकल होता है ओनली बिकॉज ऑफ ये जो वैल्यूज होती हैं, जो जिस रेट से ये इंक्रीज और फॉल कर रहा है वो सेम नहीं होता है। सो डू नॉट विच मीन्स फ्रीक्वेंसी डू नॉट डिक्रीज एट द यूनिफॉर्म रेट, कि जो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करिए, देखिए कैसे हो रहा है, ये इंक्रीज करने के बाद आपका इतना, ये पहले पॉजिटिवली इतना स्लो पहले गया, राइज किया, फिर थोड़ा कांस्टेंट हुआ और ये ऐसे आपका फॉल करता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है कि इसका जो फॉलिंग रेट है वो सिमेट्रिकल तो नहीं है। सिमेट्रिकल होता तो एकदम ऐसे बेल शेप में होता, ये सिमेट्रिकल नहीं है। देखिए ये ऐसे, इसलिए जो इसका फॉलिंग रेट है, जो ये फॉल कर रहा है, जो वैल्यूज है वो सिमेट्रिकल नहीं है। द कर्व वाज स्क्यूड, कर्व क्या है, वो स्क्यूड है, स्प्रेड है टू द राइट साइड। ये देखिए आपके, आप ऐसे देखो तो आपके राइट साइड में क्या है, जो कर्व है वो स्क्यूड हो गया, मतलब स्प्रेड हो गया टू द राइट साइड, राइट साइड में। सो हायर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल करेस्पॉन्ड टू द स्मॉलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो भी अगर वेरिएबल हम ले रहे हैं उसकी जो वैल्यू क्या होगी, हायर होगी, तो इसका मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तभी तो ये फॉल करता चला जा रहा है। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव स्क्यूड कर्व। नेगेटिव स्क्यूड कर्व, नेगेटिव स्क्यूड कर्व। अब ये कर्व क्या होगा, एकदम जस्ट उसके ऑपोजिट होगा, कि जैसे वो क्या हो रहा था, राइट में टिल्ट हो रहा था, राइट में स्प्रेड हो रहा था, अब ये जस्ट आपका लेफ्ट में स्प्रेड होगा, लेफ्ट में क्या हो जाएगा, एकदम स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि इट इज ऑल्सो एन एसिमेट्रिकल कर्व। ये जो कर्व होता है वो भी एसिमेट्रिकल होता है, विच मीन्स फ्रीक्वेंसी डू नॉट डिक्रीज एट द यूनिफॉर्म रेट फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेंटर, कि जो इसका सेंटर है उस सेंटर से जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वो जो डिक्लाइन कर रहा है उसका रेट क्या है, वो सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे हम लोग ने नॉर्मल कर्व और सिमेट्रिकल कर्व में लिया था, तो उसमें जो भी फ्रीक्वेंसीज थी वो सेम रेट से डिक्लाइन करी थी, इसलिए नॉर्मल कर्व आपका क्या था, बेल शेप्ड कर्व होता है। बट पॉजिटिव और निगेटिवली स्क्यूड क्या होता है, वो आपका एसिमेट्रिकल होता है, बिकॉज जो भी वैल्यूज, जो भी फ्रीक्वेंसी है वो सेम यूनिफॉर्म रेट से डिक्लाइन नहीं कर रही है। फ्रॉम द टॉप, जो भी सेंटर है उसके टॉप से हम लोग हमेशा बात करते हैं। सो द कर्व आर स्क्यूड स्प्रेड टू द लेफ्ट साइड, तो ये जो कर्व होगा वो किस ओर स्प्रेड होगा, लेफ्ट साइड के स्प्रेड होगा। क्योंकि आपका क्या होता है, जैसे हम लोग क्या लेते हैं, कोई भी लेते हैं, जैसे एक्सिस लेते हैं, तो इधर आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है और इधर आपकी वैल्यू नेगेटिव होती है। इसलिए तो जब पॉजिटिव स्क्यूड करता है वो इस ओर डिक्लाइन कर रहा है, और नेगेटिव स्क्यूड कर रहा है आपका इस ओर डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आया ना, क्योंकि ये इसलिए क्या, नेगेटिव आपका लेफ्ट साइड ही स्क्यूड कर रहा है। So it means that lower values of the variable correspond to lower frequency. इसका मतलब है कि जो वैल्यू क्या होगी, जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू भी लोअर होगी और फ्रीक्वेंसी भी उनकी लोअर होगी। सो द हायर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल करस्पॉन्ड टू द हायर फ्रीक्वेंसी। अगर हायर वैल्यू होगी वेरिएबल की तो उसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी। नेक्स्ट है आपका यू शेप्ड कर्व। U-shaped curve. U-shaped curve, ठीक है। अब U जैसा शेप होता है ना, U,
ऐसे ये कर्व होगा, ए पॉइंट बी पॉइंट। सो इट इज द रिवर्स ऑफ द नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व कैसा होता है आपका, ऐसे होता है, और ये इसका एकदम रिवर्स है, ठीक है। तो इट इज द रिवर्स ऑफ द नॉर्मल कर्व और द सिमेट्रिकल कर्व। सिमेट्रिकल और नॉर्मल कर्व का ये जस्ट रिवर्स और द ऑपोजिट। सो फ्रीक्वेंसीज आर हाई एट टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी है वो एकदम हाई है टू एक्सट्रीम पॉइंट पे, ठीक है। जैसे हम लोग जब सिमेट्रिकल में बात कर रहे थे तो वो जो फ्रीक्वेंसी हाई थी वो कहाँ पे थी, हमेशा जो टॉप ऑफ द सेंटर है। जब हम ऐसे ड्रॉ कर रहे थे, ऐसे जब ड्रॉ कर रहे थे तो एकदम यहाँ पे उसकी बस एक जगह पे ही फ्रीक्वेंसी एकदम एक्सट्रीम और हाई वैल्यू थी। बट रिवर्स और द यू शेप कर्व में क्या होगा, आपका जो वैल्यूज है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो दो जगह पे सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम और हाईएस्ट होगी, ऑन पॉइंट ए पर और पॉइंट बी, ठीक है। सो द वैल्यूज एट द मिडिल हैव वेरी लो फ्रीक्वेंसी। अब जो इनके बीच में जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, बहुत ही लो होगी, ठीक है। उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बहुत कम होगी। और पॉइंट ए और पॉइंट बी की जब बात करेंगे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। सो मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट क्लास इंटरवल। जो भी सारी फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेगी, वो कहाँ पे वैरी करेगी, बिटवीन दी जो लोएस्ट क्लास इंटरवल है, जो क्लास इंटरवल आपका लोएस्ट है, और जो आपका हाईएस्ट क्लास इंटरवल है, उसी के बीच में क्या होगी, सारी वैल्यूज और सारी फ्रीक्वेंसीज होंगी। नेक्स्ट है जे शेप्ड कर्व। जे जैसे जे लिखते हैं ना, वैसी ये शेप है उसका, जे शेप्ड कर्व। ठीक है। इधर फ्रीक्वेंसी एंड वैल्यू, ये सब में ही होगा, फ्रीक्वेंसी एंड वैल्यूज। सो लोअर फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्ड टू लोअर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। अगर कोई फ्रीक्वेंसी की क्या है, कोई फ्रीक्वेंसी क्या है, लोअर है, इसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, लोअर होगी। फ्रीक्वेंसी टेंड्स टू राइट विद द सक्सेसिव क्लास इंटरवल। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, वो हर एक क्लास इंटरवल, नेक्स्ट क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, वो इंक्रीज करती जाएगी। देखिए यहाँ से फिर नेक्स्ट क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करती जाएगी। द हायर द फ्रीक्वेंसी आर कंसंट्रेटेड अराउंड द हायर क्लास इंटरवल, ठीक है। हायर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो फाइंड आउट होगी जब आपका क्लास इंटरवल भी क्या होगा, हायर हो। जैसे फ्रीक्वेंसी आपकी ऐसी होगी 2, 4, 8, 10, 20, 30, 40, 60, और जैसे जैसे क्लास इंटरवल ज़्यादा होता जाएगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती जाएगी। इसीलिए यहाँ पे सबसे कम, फिर लोअर, फिर आपकी वैल्यू क्या है वो इंक्रीज करती जाएगी। नेक्स्ट वन इज बाई मॉडल कर्व। बाई मॉडल कर्व, ठीक है। तो ये कर्व आपका ऐसे होगा, आगे कंटिन्यू। सो इट एग्जिबिट्स टू हाई पॉइंट। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, आपका टू एक्सट्रीम पॉइंट होगा, दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये पॉइंट क्या है, दो पॉइंट आपका एक्सट्रीम पॉइंट है। सो टू हाई पॉइंट्स इन अ सीरीज बोथ हैविंग द इक्वल और नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी, और दोनों के ही क्या होंगे, इक्वल और नियरली ही फ्रीक्वेंसी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है तो इसकी 20 और 19 और 21 भी हो सकती है, मतलब जो इनकी फ्रीक्वेंसी होगी वो भी नियरली होगी। सो इन अदर वर्ड देयर आर टू क्लासेस विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होगा, दो क्लास होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एकदम हाईएस्ट होगी। सो इन सच कर्व देयर इज नो यूनिक मॉडल वैल्यू। इन कर्व में क्या है, कोई भी यूनिक मॉडल कर्व कोई नहीं है। दैट इज वाई द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द सच क्लासेस गिव द बाई मॉडल कर्व। इसलिए क्या होता है, जो भी ग्राफिक प्रेजेंटेशन होता है उसमें बाई मॉडल कर्व ही यूज होता है। नेक्स्ट है आपका रिवर्स इन्वर्टेड
जे शेप्ड कर्व, जैसा हम लोगों ने जे बनाया था ना, अब उसका उल्टा जे बनेगा, बस यही डिफरेंस है इसमें भी। रिवर्स इन्वर्टेड जे शेप्ड कर्व। जैसे अब इसका क्या होगा, देखिए ये कर्व आपका ऐसे, ठीक है। जैसे जे कर्व हम लोगों ने कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था। अब ये कैसे है, ये जस्ट opposite. So in such curve the frequency distribution high with starts with the high frequency. इसमें just opposite है। जैसे उसमें क्या हो रहा था, लोएस्ट से हाईएस्ट पे जा रहा था, अब इसमें क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होगा एंड देन इट गोज टू द लोएस्ट, फिर ये लोएस्ट पे आपका क्या होगा, जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी टेंड टू डिक्रीज विथ ईच क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हर एक क्लास इंटरवल के सक्सीडिंग क्लास इंटरवल के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती जाएगी, वो डिक्रीज करती जाएगी। इन अदर वर्ड लोअर फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्ड टू हायर वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, कि लोअर फ्रीक्वेंसी होगी जिसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन में उसकी हायर वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट है आपका मिक्स्ड कर्व और मल्टी मॉडल कर्व। मिक्स्ड कर्व और दी मल्टी मॉडल, जैसे बाई मॉडल में आपने क्या पढ़ा था, 2 पढ़ा था, अब उसी तरह इसमें मिक्स्ड है और बहुत सारे होंगे, मल्टी मॉडल कर्व बोलते हैं। मिक्स्ड कर्व और मल्टी मॉडल कर्व। ठीक है, अब इसमें देखिए, इट एग्जिबिट्स मिक्स्ड पैटर्न ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, मिक्स्ड पैटर्न होता है, जो भी फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें मिक्स्ड पैटर्न होता है, कोई फिक्सेशन नहीं है कि ये ऐसे ही होगा। देखिए मिक्स है, इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्लाइन, फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, फिर तो ये क्या है, मिक्स है। सो फ्रीक्वेंसी टेंड्स टू राइज एंड फॉल करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट क्लास इंटरवल। अब डिफरेंट क्लास इंटरवल है आपकी, अब उनमें जैसे आप देखते हो कि किसी में फ्रीक्वेंसी 12 है, किसी में फ्रीक्वेंसी 8 है। जैसे हम लोग ये क्लास इंटरवल लेते थे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो किसी में आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, 12 होती थी, किसी में 8 होती थी, किसी में 20 होती थी। तो ये क्या है, इसी को हम कर रहे हैं कि पहले आपका ये 12 होगा, फिर 8 हो गया, फिर 20 हो गया। तो यही क्या है आपका मिक्स्ड मॉडल। हम जो भी क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी लेते हैं ना ऐसे, तो उसी को हम क्या करते हैं, ऐसे ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं। उसी से हमें पता चलता है कि कोई भी डिफरेंट जो भी डेटा है उनका कर्व कैसा होगा, किस शेप में होगा। सो फ्रीक्वेंसी टेंड्स टू राइज एंड फॉल करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट क्लास इंटरवल। डिफरेंट क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी राइज और फॉल करती रहेंगी। देयर इज नो स्पेसिफिक पैटर्न। जैसे बाई मॉडल में क्या था, स्पेसिफिक पैटर्न था, बट इसमें क्या है, आपका कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है कि सारे आपके इतने ही हाइट में होंगे, ऐसा कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। इन विच फ्रीक्वेंसी चेंज, और कोई ऐसा भी स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है कि जिस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, इसमें भी कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। दैट इज वाई दिस कर्व हैज नो डेफिनेट शेप। इसीलिए इस कर्व का कोई डेफिनेट शेप हम नहीं बता सकते कि इसका ऐसा ही शेप होगा, क्योंकि इसमें क्या है, मल्टी है, मिक्स्ड है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है, चेंज हो रही है, क्लास इंटरवल चेंज हो रहा है, और कोई पैटर्न नहीं है कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ये क्या है, इसमें पूरा मिक्स्ड, इसीलिए इसको मिक्स कर्व और दी मिक्स्ड मॉडल कर्व करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द मेरिट्स, एडवांटेजेस एंड डीमेरिट्स, लिमिटेशंस ऑफ द ग्राफिक प्रेजेंटेशन। Okay, next one is advantages and disadvantages of graphic presentation of the data. So first one, firstly we will go through the advantages. So the first one is attractive presentation, second is simple, third is location of the positional averages does not require mathematical knowledge, comparison, study of correlation and the utility. So we will deal all these things thoroughly.
So first one is attractive presentation. So graph are very impressive. Graphs are always impressive. जो भी graphs होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा ही बहुत impressive होते हैं, attractive होते हैं. So these present the data in such a way, data को वो ऐसे present करते हैं that these are clearly understood. जो data फिर हम क्या कर सकते हैं, वो data को ऐसे present करते हैं कि data क्या है वो clearly understood हो जाते हैं, समझ में आ जाते हैं. It is rightly said a picture is a worth of the 1,000 word. ये बोला जा रहा है, ये बहुत सही है लाइन की, जो बोलते हैं कि जो पिक्चर है वो बहुत वर्थ है कि उसकी जगह हम 1,000 वर्ड्स बोले. एक पिक्चर ही 1,000 वर्ड्स को एक्सप्लेन कर सकती है. नेक्स्ट वन इज सिंपल. सो ग्राफ प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स डेटा इन सच अ वे दैट इट बिकम्स वेरी इजी इवन फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड. ठीक है, जो ग्राफ होता है वो एक कॉम्प्लेक्स डेटा को भी बहुत सिंपली प्रेजेंट करता है, जैसे कि हम उसको एक लेमैन भी, जो एक नॉर्मल मैन है वो भी उसको समझ सकता है. अ ग्राफ प्रेजेंट अ डेटा इन वेरी सिंपल मैनर. जो ग्राफ है वो किसी भी डेटा को बहुत सिंपल मैनर में एक्सप्लेन करता है. नेक्स्ट वन इज लोकेशन ऑफ द पोजिशनल एवरेजेस. सो यूजिंग टेक्निक ऑफ द प्रेजेंटिंग डेटा ग्राफिकली वी कैन ईजिली लोकेट द वैल्यूज ऑफ सम एवरेज. ठीक है, अगर हम लोग प्रॉपरली क्या है वैल्यूज को प्लॉट करें तो हम उसके थ्रू बहुत सारे जो भी पोजिशनल एवरेजेस है, सम एवरेजेस को भी हम जान सकते हैं. जैसे आपको याद होगा मैंने आपको लेस देन ऑक्यूव और मोर देन ऑक्यूव में मिड जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे वहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे मीडियन है. तो उसी के थ्रू हम लोग मीन, मीडियन जो मोड है, मोड, मीडियन, ये सारे क्या है वहाँ से कैलकुलेट और जान भी सकते हैं कि एवरेज क्या होगा. नेक्स्ट वन इज डज नॉट रिक्वायर मैथमेटिकल नॉलेज. सो देयर इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज. ठीक है, वहाँ पे कोई भी जब भी कोई ग्राफ प्रेजेंट कर रहा है तो वहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, और दी टेक्निकल स्किल, कोई भी टेक्निकल स्किल भी नहीं चाहिए उसको समझने के लिए. सो इवन ए कॉमन मैन कैन ईजिली कॉम्प्रीहेंड द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय द ग्राफ. कि कोई कॉमन मैन भी है वो भी ईजिली समझ सकता है कि व्हाट द ग्राफ want to explain, what the graph is want to comprehend the thing, and what the different kind of information is given by the graph. कि ग्राफ से कोई भी लॉमैन भी समझ सकता है, सिंपल सा लेमैन, लेमैन भी समझ सकता है कि कोई ग्राफ क्या प्रेजेंट करना चाह रहा है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन हमें देना चाह रहा है. नेक्स्ट वन इज कंपैरिजन. सो ग्राफ फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ द डेटा कन्वीनियंटली. कि जो भी ग्राफ से हम, आपको याद होगा कि हम लोग ग्राफ से क्या कर रहे थे, डिफरेंट डेटा को कंपेयर भी कर ले रहे थे कि हिस्टोग्राम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारा क्या था, कंपेयर भी कर ले रहे थे. विथ ग्राफिकल टेक्निक्स 2 और मोर सेट ऑफ डेटा बिकम इजिली कंपेरेबल. ठीक है, ग्राफिकल सेट से क्या होता है कि 2 और 2 से ज़्यादा जो भी सेट्स ऑफ डेटा हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, ईजिली कंपेयर भी कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ कोरिलेशन. सो विथ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन cause and effect relationship between the variable can easily studied. ठीक है, कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से किसी भी कॉज और इफेक्ट की, उसका किसी के दो के बीच में उसका कॉज क्या है और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है ये भी हम समझ सकते हैं. बिटवीन दी वेरिएबल, जो भी डिफरेंट वेरिएबल्स दिए हैं जिनकी हमें स्टडी करनी है, उनके बीच का जो भी कॉज है, किसके कारण, किसकी वजह से हो रहा है और उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ये भी हम समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव स्लोप ऑफ द कर्व इंडिकेट पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन दी कंसर्न्ड वेरिएबल. ठीक है, जैसे अगर कोई भी कर्व का पॉजिटिव स्लोप हो रहा है, तो हम इससे क्या समझ लिए कि आपका प्राइस और सप्लाई में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है. जैसे इनकम और डिमांड का भी क्या हो गया, पॉजिटिव रिलेशन हो गया कि जैसे आपकी इनकम इंक्रीज करेगी तो आप डिमांड भी इंक्रीज कर दोगे. सो थ्रू दी ग्राफिक प्रेजेंटेशन वी कैन कंपेयर एज वेल एज वी कैन कंपेयर दी डिफरेंट थिंग एज वेल एज वी नो दी स्टडी ऑफ कोरिलेशन. हम एक दूसरे के बीच में डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच की रिलेशन को भी स्टडी कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज यूटिलिटी. सो व्हाट इज यूटिलिटी? सो ग्राफ आर वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. कि इसकी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ये बहुत यूटिलिटी है इसकी. तो ग्राफ क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ जाता है, डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. सो ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, जो भी नॉलेज के ब्रांचेस हैं लाइक इकोनॉमिक्स, ट्रेड, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट,
आर यूज ग्राफ। ये सारे जो हैं, जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं नॉलेज के, ये सारे इकोनॉमिक्स में, ट्रेड में, इंडस्ट्री में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ये सारे क्या करते हैं, ग्राफ को यूज़ करते हैं टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है वो ग्राफ्स के थ्रू क्या है, आप देखे होंगे कि जो भी डिफरेंट बिजनेस फॉर्म है वो अपने ग्राफ को दिखाते हैं कि यस मेरा ये ग्राफ क्या है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, या मेरा जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। कंट्री भी, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट भी दिखाते हैं कि ग्रोथ रेट या प्रोडक्शन कितना इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये क्या है, डिफरेंट यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिमिटेशंस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। ओके, तो इसमें पहला क्या है आपका, लिमिटेड एप्लीकेशन। पहला आपका क्या हो गया, लिमिटेड एप्लीकेशन। सो ओनली अ लिमिट सेट ऑफ दो ग्राफ आर वाइडली यूज टू प्रेजेंट द डेटा। जो भी ग्राफ होता है वो डेटा को प्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। येट दे सफर फ्रॉम द सम डीमेरिट्स। तब भी क्या है, ये कुछ डीमेरिट्स से क्या करते हैं, सफर करते हैं। ठीक है, सो दीज डिमेरिट्स आर गिवन अंडर। ये सारे क्या डिमेरिट्स दिए हुए हैं। पहला है आपका लिमिटेड एप्लीकेशन। सो ओनली अ लिमिटेड सेट ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स कैन बी प्रेजेंटेड थ्रू अ ग्राफ। कि बहुत लिमिटेड क्वांटिटेटिव फैक्ट होते हैं, उन्हीं को ही हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट कर देते हैं। सारे ऐसे क्वांटिटेटिव वैल्यू और फैक्ट्स नहीं होते हैं जिनको हम ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट कर सकें। So these are suitable when time series data are to be given or some comparative series are to be studied. ये तभी सुटेबल है जब कोई टाइम सीरीज, जो भी क्लास इंटरवल, ये सारे ईयर्स में कोई भी टाइम सीरीज डेटा अगर हमारे पास है, वो अगर हम दिया हुआ है, या हमें कोई भी कंपैरेटिव स्टडी करना है, दो के बीच में या मोर देन टू के बीच में रिलेशन पढ़ना है, उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ्स का एक्सप्लेन कर सकते हैं, ग्राफ्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। दे आर लिमिटेड यूज ऑफ टू दी एक्सपर्ट्स, कि जो भी इसका क्या है, बहुत लिमिटेड यूज है जिसको एक्सपर्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज पॉसिबिलिटी ऑफ मिस यूज। सो ग्राफ में भी मिस यूज, ग्राफ क्या है, मिस यूज भी हो सकता है इफ स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स आर प्रोजेक्टेड अकॉर्डिंग टू द बायसनेस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। क्योंकि अगर जो भी स्टैटिस्टिकल, जो भी स्टैट्स के फैक्ट हैं, वो अगर किसके अकॉर्डिंग, जो भी इन्वेस्टिगेटर है उसके बायसनेस के अगर अकॉर्डिंग हो रहा है, तो इसमें मिसयूज भी हो सकता है कि इन्वेस्टिगेटर अपने अकॉर्डिंग क्या करते, पूरे ग्राफ को मैनिपुलेट करते, वो टेबल को ना शो करे, कि जो उसका टेबल है वो टेबल को ना शो करके सीधे एक ग्राफ्स के थ्रू ही प्रेजेंट करते। तो इसके थ्रू क्या है, इसका मिसयूज भी हो सकता है। हेंस इट विल गिव मिसलीडिंग रिजल्ट। ये क्या होगा, फिर आपको मिसलीड करेगा, आपको जो रिजल्ट देगा वो भी मिसलीड किया ही होगा। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ एक्यूरेसी। सो ग्राफ शोज द टेंडेंसी ऑफ डेटा। ग्राफ क्या शो करता है कि डेटा की टेंडेंसी शो करता है, इंटेंसिटी शो करता है। दीज डू नॉट मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा। ये क्या है, ये कभी भी स्टैटिस्टिकल डेटा का मैग्नीट्यूड, क्वांटिटी चेक नहीं करता है। These cannot be used to verify the accuracy of the data. ये क्या है, ये कभी भी आपका किसी भी डेटा, जो भी डेटा है, डेटा की एक्यूरेसी को चेक नहीं करता। ग्राफ को हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास वैल्यूज है उसको बस हम डायरेक्टली प्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, उसकी कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी है, कितना सही है, कितनी क्वालिटेटिव है, ये कितनी क्वालिटी है, तो ये कभी भी चेक नहीं करता है। तो लैक ऑफ एक्यूरेसी। लास्ट वन, ग्राफ ऑफर्स प्रीलिमिनरी कंक्लूजन। सो एज ग्राफ रिप्रेजेंट टेंडेंसी, जो भी ग्राफ है वो क्या प्रेजेंट करता है, टेंडेंसी बताता है। दीज मे नॉट बी यूज टू रीच द फाइनल कंक्लूजन। अब इसके थ्रू, ग्राफ के थ्रू हम फाइनल कंक्लूजन नहीं बता सकते हैं। इट मे नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल टू कॉम्प्रीहेंड द इंफॉर्मेशन बाई जस्ट यूजिंग ग्राफ। कि ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि हमको कोई भी इंफॉर्मेशन का कंक्लूजन निकालना है, कोई भी प्रॉब्लम का या कोई भी चीज़ हम जो प्रेजेंट करें उसका कंक्लूजन निकालना है, तो हर बार हम लोग ग्राफ के ही थ्रू क्या कर दें, उसका कंक्लूजन निकाल लें। सम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में ऑल्सो भी रिक्वायर्ड। इसके बाद हमें कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी क्या है, रिक्वायर्ड होती हैं। अब इसी के थ्रू हम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि यही पूरा डेटा को क्या कर दिया है, प्रेजेंट कर दिया। हमको इससे अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी क्या करना पड़ता है, प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, सो फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर 7, दैट इज ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। And the next we will start the unit 3rd, statistical tool and the interpretation,
And firstly we will go through the chapter 8. The name of the chapter is the measures of the central tendency, in which we will discuss about the only arithmetic mean. Okay, so in the next chapter of the chapter 9, so we will discuss about the median and mode, but in the chapter 8 we will study about the only the arithmetic mean. Okay, so it's all about your today's class. Thank you.